हेलो नमस्कार। समुत्कर्ष के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का पुनः एक बार हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। हमने ज्योग्राफी की सीरीज के अंतर्गत पिछली क्लास के अंतर्गत हमने ज्वालामुखी पढ़ा था। ज्वालामुखी के अंतर्गत हमने क्या पढ़ा था, एक बार के लिए थोड़ा सा रिवीजन कर लें। उसके बाद में जो टॉपिक बचे हुए हैं ज्वालामुखी के बारे में, उन टॉपिक की आज हम चर्चा करेंगे। तो हमने ज्वालामुखी जब टॉपिक शुरू किया था तब हमने कहा था कि हम ज्वालामुखी के बारे में क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो हमने कहा था बैकग्राउंड, पृष्ठभूमि के बारे में पढ़ेंगे, परिचय, ज्वालामुखी के अंग कौन कौन से हैं, ज्वालामुखी के उद्गम पदार्थ, ठोस, द्रव, गैस, ज्वालामुखी के प्रकार, आवृत्ति के हिसाब से सक्रिय, प्रसुप्त और शांत ज्वालामुखी, और उद्गम की प्रकृति के आधार पर केंद्रीय, जैसे तीव्रता, पदार्थ, गाढ़ापन के हिसाब से अलग अलग बांटों में बांटा था 5 भागों में। एक केंद्रीय मुखी और दरारी ज्वालामुखी, और केंद्रीय मुखी ज्वालामुखी को हवाईयन, स्ट्रोम्बोली, वल्केनो, वेसुवियस और प्लेनियन प्रकार के भागों में बांटा था। ये यहाँ तक हमने क्लास ले ली थी, और आज की क्लास के अंतर्गत हम पढ़ने वाले हैं ज्वालामुखी के क्या कारण है, ज्वालामुखी के निर्मित पदार्थ कौन कौन से हैं, अंतर्जात और बहिर्जात, और ज्वालामुखी का वितरण, इसके सॉल्व तारा क्या होता है, ग्रेसर क्या होता है, और दुहारे क्या होता है। ये थोड़े से पोर्शन पीछे रह गए थे, ये हमने कल की क्लास में ले लिया था। थोड़ा सा जल्दी जल्दी हम रिवीजन कर लें एक बार के लिए, जो आज ही क्लास ले रहे हैं, तो पिछले वाले आज ही जुड़े हैं तो आप पिछले वाली क्लास एक बार जरूर ले लें। और इससे पहले हमने अभी तक जो फर्स्ट ग्रेड के सिलेबस के टॉपिक वाइज हमने क्लासें प्रारंभ कर रखी थी, जिसके अंतर्गत हम पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में पढ़ चुके हैं, और चट्टानों के बारे में, प्लेट विवर्तन के सिद्धांत के बारे में, भूकंप के बारे में पढ़ चुके हैं, और साथ साथ में एमसीक्यू की क्लासें भी लग रही है। तो आप इस प्लेटफॉर्म के साथ में जुड़ सकते हैं। और यदि ज्वालामुखी वाली लास्ट वाली विगत वाली क्लास पार्ट फर्स्ट करके, ज्वालामुखी पार्ट फर्स्ट वाली क्लास लेकर हम इस क्लास का कंप्लीट आराम से आप पढ़ सकते हैं। एक बार के लिए हम 2 मिनट के लिए थोड़ा सा पढ़ने से पहले कल वाला क्या रिवीजन कर लें एक बार के लिए, तो ठीक रहेगा। कि बैकग्राउंड क्या है, ज्वालामुखी का बैकग्राउंड के बारे में हमने बताया था कि जियोमॉर्फोलॉजी के अंतर्गत जो एनर्जी लगती है, जो एंडोजेनेटिक फोर्स और एक्सोजेनेटिक फोर्स, आंतरिक अंतर्जात और बहिर्जात बल लगते हैं। अंतर्जात बल के अंतर्गत 2 भागों में, डायस्ट्रोफिक फोर्स एंड सडन एंडोजेनिक फोर्स, पटल विरूपणी बल और आकस्मिक बल। और आकस्मिक बल के अंतर्गत भूकंप और ज्वालामुखी आता है। तो ज्वालामुखी और भूकंप के बैकग्राउंड यही है, जो मॉर्फोलॉजी डालने के लिए सडन आकस्मिक बल लगता है, इसी के पर्पज से इसको जो मॉर्फोलॉजी के अंतर्गत डाला गया है। परिचय की यदि बात करें, ज्वालामुखी होती है जब भूप्रपट्टी पर एस्थेनोस्फीयर से मैग्मा धरातल पर केंद्रीय दरारी स्वरूप में, लावा, राख के रूप में, या फिर बड़े बड़े चट्टान के रूप में, ठोस पदार्थ के रूप में, गैसीय स्वरूप में जब उद्गमित होता है तो उसे हम ज्वालामुखी कहते हैं। इसका टेम्परेचर बहुत अधिक होता है, 1000 से 1200 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान होता है, इसीलिए इसको ज्वालामुखी कहते हैं। कल डिटेल्स में आराम से समझा था ज्वालामुखी का क्या मतलब होता है। ये पाइप्स के रूप निकलता है, और जो ऊपर मुख होता है, जहाँ से पाइप से मुख ही, जहाँ से ज्वालामुखी उद्गम होता है, उसे क्रेटर या ज्वालामुखी छिद्र बोला था। ज्वालामुखी जो एक पाइप सीरीज के माध्यम से ज्वालामुखी पाइप बोला था। और इसे जो ये कौन गिरता है आपस में ऊपर जाकर, जो बाह्य पदार्थ लावा के रूप में एक गुंबद आकार आकृति बनती है, उसे ज्वालामुखी शंकु कहा था। ये अलग अलग प्रकार से बनते हैं, जो अभी हम आज की क्लास के अंतर्गत पढ़ेंगे कि ज्वालामुखी के द्वारा कौन कौन सी स्थलाकृतियाँ निर्मित होती है, उसके अंतर्गत हम पढ़ने वाले हैं। और जो ऊपर कई बार होता है कि ज्वालामुखी विस्फोट होने के बाद में फिर लावा उसके मुंह पर ढक जाता है, उसे हम प्लग बोलते हैं, ज्वालामुखी प्लग या ज्वालामुखी क्रॉक बोला जाता है। तो इस प्रकार से हमने कल पढ़ा था। इसके साथ ज्वालामुखी और ज्वालामुखी प्रक्रिया में क्या डिफरेंस होता है। ज्वालामुखी का मतलब साधारण सा होता है, पाइप नलिका से सामान्य मुख से ज्वाला के रूप में, मैग्मा लावा के रूप में उद्गमित होना ज्वालामुखी कहलाता है। लेकिन ज्वालामुखी मैग्मा बनने के प्रोसेस से लेकर ज्वाला के उद्गम होने तक, उसके तक पूरा कंप्लीट प्रोसेस को ज्वालामुखी प्रक्रिया या क्रिया कहा जाता है। उसके बाद में हमने पढ़ा था कि ज्वालामुखी उद्गमित पदार्थ कौन कौन से होते हैं। ज्वालामुखी से उद्गमित पदार्थ के बारे में पढ़ा था। हमने कहा था कि 3 भागों में, ठोस, द्रव और गैस प्रकार के डिवाइड किया था। ये ज्वालामुखी प्रक्रिया बाहर निकलता है। ठोस पदार्थ को सामूहिक रूप से पायरोक्लास्ट कहा जाता है। ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि सामूहिक रूप से ठोस पदार्थों को क्या कहा जाता है, उसे पायरोक्लास्ट कहा जाता है। इसके साथ बड़ी बड़ी जो चट्टानें होती है, वर्धखंड चट्टानें, बड़े बड़े टुकड़े, उनको ब्रेसिया कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ब्रेसिया कहा जाता है। और इसके जो नाशपति आकार से लेकर फुटबॉल के व्यास के समान जो पदार्थ होते हैं, ठोस पदार्थ होते हैं, उन्हें बम कहा जाता है। और मटर के दाने के आकार से लेकर अखरोट के दाने
के आकार के छोटे छोटे जो ठोस पदार्थ निकलते हैं उन्हें लेपिली कहा जाता है। ये क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ध्यान रखना। और जो महीन कण होते हैं, एकदम ठोस पदार्थ के महीन धूल के समान महीन कण होते हैं, उन्हें ज्वालामुखी राख बोला जाता है, ज्वालामुखी धूल बोला जाता है। इसके साथ में मैंने कहा था ज्वालामुखी जब विस्फोट होता है, ज्वालामुखी विस्फोट के दौरान जब ठोस पदार्थों के साथ में जल वाष्प और विभिन्न प्रकार की गैसों का भी उद्गम होता है, और जब मेन धूल कण आकाश में विस्फोट होता है तो आकाश में फैल जाते हैं और उसमें जल वाष्प फैलता है, उससे सघन होता है, संघनन की प्रक्रिया होती है। संघनन की प्रक्रिया के दौरान वो घनीभूत होकर जो बादलों का निर्माण करती है और वर्षा भी आना प्रारंभ होती है। तो कई बार वर्षा होने के कारण ये धूल कण जो आकाश में छाए हुए होते हैं, बादल होते हैं, धूल राख होती है, वो राख धरातल पर वापस नीचे की ओर वर्षा के साथ में आती है, और वर्षा के साथ में आकर वो जम जाती है, और उसे जमने के कारण जो छिद्रील प्रकार से, क्योंकि वाष्प जल होता है, जल तो उसमें वाष्पीकरण हो जाता है, वापस उड़ के जो चट्टान के स्वरूप में जम जाती है, जो उसे प्यूमाइस बोला जाता है। क्या बोला जाता है? प्यूमाइस बोला जाता है। और जब अधिक वर्षा होती है तो यही लावा दूर जाकर बहुत सारे पायरोक्लास्ट पदार्थों के साथ में बम है या ब्रेसिया है या लेपिली है, ज्वालामुखी लेकर एक दूर स्थान पर लेकर जाकर उसे जमा देती है, बहुत लंबे स्वरूप में जमा देती है। तो जमाने की प्रक्रिया में ऐसा छिद्रील रूप से जम जाती है, परतदार के रूप में जम जाती है, तो उसे क्या बोला जाता है? टप बोला जाता है। ये ध्यान रखना, टप किसे बोला जाता है? चट्टान के स्वरूप बन जाता है, छिद्रील प्रकार की होती है। छिद्रील मतलब सूक्ष्म पदार्थ की, क्योंकि जल की मात्रा होती है अंदर, जल वाष्पीकरण हो जाता है, वाष्पीकरण होने की वजह से छिद्र युक्त चट्टानों का जमा होता है, उसे टप बोला जाता है। ये बहुत ही कमजोर प्रकार की चट्टान होती है, इसके कारण क्या होता है? इसके डेन्यूडेशन प्रोसेस के द्वारा बहुत जल्दी ये टूट जाती है, छोटे टुकड़ों में टूट जाती है, और जो छोटे टुकड़े टूटते हैं उसको स्कोरिया या फिर उसे सिंडर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सिंडर कहा जाता है। ये हमने कल क्लास के अंतर्गत बात की थी। इसके साथ में ही हमने बात की थी कि ठोस पदार्थ के साथ में द्रव पदार्थ भी निकलता है, जो दो प्रकार का होता है, एक क्षारीय या अम्लीय प्रकार का होता है। जो द्रव्य पदार्थ होता है उसे लावा बोला जाता है। मैग्मा को कंप्लीट रूप से मैग्मा धरातल के अंदर बोला जाता है। मैग्मा बाहर निकलने के बाद में ये ठोस, द्रव, गैस तीनों स्वरूप में जो अंतर अलग अलग भाग होते हैं उन्हें अलग अलग नामों से जाना जाता है। सभी को साथ में एक सामूहिक रूप से मैग्मा बोला जाता है। ये भी ध्यान रखना, कई बार होता है कि मैग्मा और लावा में क्या डिफरेंस होता है। लावा द्रव्य पदार्थ को लावा बोला जाता है, और मैग्मा होता है, मैग्मा के तीन पार्ट, ठोस, द्रव और गैस, और द्रव्य पदार्थ को लावा बोला जाता है, और ठोस पदार्थ को पायरोक्लास्ट बोला जाता है। उस हिसाब से समझना। और लावा पदार्थ को भी दो, उसकी क्षारीय और अम्लीय के रूप में बांटा गया है, जिसमें 50% से ज्यादा सिलिकॉन ऑक्साइड मात्रा हो, सिलिका की मात्रा हो, तो वो कैसी प्रकृति का होगा? वो अम्लीय प्रकृति का होगा। और अम्लीय प्रकृति का होगा, इसका मतलब इसका वजन ये देखा जाए तो हल्का होगा, घनत्व कम होगा। और जो महाद्वीप, जो स्थल भाग बने हुए हैं, वो आपके देखते हैं अम्लीय प्रकृति के बने हुए होते हैं, और इसमें अम्लीयता के आधार पर सिलिकॉन ऑक्साइड की मात्रा के आधार पर अलग अलग नाम दिया गया है। हम चट्टानों वाले टॉपिक्स में पढ़ा था कि जिसमें 60% सिलिकॉन ऑक्साइड की मात्रा पाई जाती है, उसे एंडेसाइड प्रकार की चट्टानें बनती है। 70% तो ग्रेनाइट प्रकार की चट्टानें बनती है। हमने एग्जाम्पल के द्वारा बताया, एंडीज पर्वतमाला एंडेसाइड प्रकार की है, जैसे हिमालय पर्वतमाला है तो ग्रेनाइट प्रकार की चट्टानों से निर्मित है। 80% हो तो रायोलाइट प्रकार की चट्टानें बनती है। ये हल्की प्रकृति, हल्के घनत्व हल्का होता है, और गाढ़ापन लिए होता है, पीलापन होता है, उच्च गलनांक होता है, गलनांक उच्च होता है। यही सारी प्रकृति की यदि बात करें तो इसमें 50% से कम सिलिकॉन ऑक्साइड पाई जाती है, लेकिन इसमें फेरो मैग्नीशियम की मात्रा ज़्यादा पाई जाती है। और फेरो मैग्नीशियम पाए जाने का मतलब खनिज तत्व तो पाए जाते हैं। बेसाल्टिक प्रकार की चट्टानें होती है, निम्न गलनांक होते हैं, काले मतलब कि यहाँ पर चट्टानें पाई जाती है, क्योंकि खनिज की मात्रा ज़्यादा होती है, तो इस हिसाब से हमने बता था। और नेक्स्ट बात करें, गैस की अवस्था में कार्बन डाइऑक्साइड, जल, वाष्प, नाइट्रोजन, सल्फर डाइऑक्साइड ऐसी गैसें बाहर निर्मुक्त होती है। हम डिटेल्स में भी बात करेंगे आकृतियों के हिसाब से। इसके साथ में ही हम बात करें कि ज्वालामुखी के प्रकार के बारे में भी हमने कल बात कर ली थी। ज्वालामुखी प्रकार को हमने दो भागों में बांटा था, आवर्ती के हिसाब से और उद्गम की प्रकृति के हिसाब से। एक रिविजन मोड में चल रहा है, क्योंकि कल की क्लास में हमने डिटेल्स में पढ़ा था, और यदि हम उसे वापस से आप पढ़ना चाहते हैं तो विगत वाली क्लास आप पढ़ सकते हैं। आवर्ती के हिसाब से हमने सक्रिय, प्रसुप्त और शांत प्रकार की ज्वालामुखी तीन भागों में बांटा था। आवर्ती मतलब कंटिन्यू फॉर्म में किस प्रकार से ज्वालामुखी उद्गम हो रहा, उस हिसाब से जिस ज्वालामुखी में कंटिन्यू फॉर्म में ज्वाला का उद्गम हो रहा हो
पहले भी हो रहा हो, वर्तमान में भी हो रहा हो और भविष्य में भी लगातार होने की संभावना हो, तो उसे सक्रिय ज्वालामुखी, जागृत ज्वालामुखी कहा था। प्रसुप्त ज्वालामुखी वो है जो भूतकाल में उसका ज्वालामुखी विस्फोट हुआ है, वर्तमान में अभी शांत है, लेकिन भविष्य में उसका वापस से प्रस्फुटित होने का, वापस से उद्गमित होने का चांसेज है, तो उसे हम प्रसुप्त ज्वालामुखी कहते हैं। शांत ज्वालामुखी है वो है जो कहीं पहले ज्वालामुखी विस्फोट हो चुका है लेकिन वर्तमान में शांत है और भविष्य में भी शांत ही रहने की संभावना है, तो उस ज्वालामुखी को हमने शांत ज्वालामुखी बोला था। तो एग्जाम ओरिएंटेड में क्वेश्चन कैसे बनते हैं, तो क्वेश्चन के हिसाब से भी हमने एग्जाम्पल्स को देखा था। एग्जाम्पल के अंतर्गत हमने बात की महत्वपूर्ण, वैसे तो पूरे पृथ्वी पर लगभग 700-800 प्रकार की ज्वालामुखी का विस्फोट हो रहा है, तो हम सब नाम एग्जाम में भी नहीं पूछा जाता, लेकिन कुछ ज्वालामुखी इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है, तो वो नाम आपको ध्यान में होने चाहिए, जिससे क्या होगा कि आपके एग्जाम में अक्सर वहीं से घूम के क्वेश्चन आते हैं और कई बार 4 ऑप्शन में ज्वालामुखी के नाम दे रखे होते हैं। तो आप यदि कुछ महत्वपूर्ण कुछ 15-20 ज्वालामुखी का यदि नाम याद रख लेते हो, उसकी लोकेशन याद रख लेते हो, जो इंपॉर्टेंस है तो वो याद रख लोगे, तो वो भी क्वेश्चन आप कर लोगे, क्योंकि कहीं ना कहीं 4 ऑप्शन में 2 या 3 ऑप्शन वो इसी में से ही दिए रखे होंगे, 1-2 ऑप्शन दूसरा होगा या 2 ऑप्शन होगा, तो भी आप उसमें एग्जाम उसके मतलब की टच में चले जाओगे कि एक इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए। उस हिसाब से कुछ महत्वपूर्ण ज्वालामुखियों का नाम पता होना ही चाहिए, उस हिसाब से हमने कल बात की थी। जैसे कोटोपैक्सी ज्वालामुखी है, एक्टिव ज्वालामुखी, सक्रिय ज्वालामुखी है, एक्वाडोर में उत्तरी एंडीज पर्वतमाला उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के अंदर, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के अंतर्गत पाई जाती है। विश्व की सबसे ऊंचाई पर पाई जाने वाली सक्रिय ज्वालामुखी है, ये ध्यान रखना, विश्व की सबसे ऊंचाई पर पाई जाने वाली सक्रिय ज्वालामुखी है। इसके साथ में सबसे हाइट एंडीज पर्वतमाला पर्वतमाला पर कोटोपैक्सी के पास में एकांगुआ ज्वालामुखी भी है। कल साहित्य लिखवाया था या नहीं लिखवाया था, अभी देख लेंगे, वापस लिखवा देंगे। ये एकांगुआ ज्वालामुखी है, वो चिली के पास पाई जाए, वो शांत प्रकार की ज्वालामुखी है, लेकिन सबसे हाइट में वो भी ज्वालामुखी है। तो दूसरी ज्वालामुखी के बारे में बात की थी, मोना लोआ ज्वालामुखी, ये भी महत्वपूर्ण है। ये प्रशांत महासागर के अंतर्गत आकार के हिसाब से सबसे बड़ी ज्वालामुखी है, सबसे बड़ी ज्वालामुखी के रूप में जाना जाता है इसे। हवाईयन द्वीप के अंतर्गत सबसे बड़ी मोना लोआ ज्वालामुखी है और इसे प्रशांत महासागर का चौराहा बोला जाता है। क्वेश्चन बना नहीं है अभी तक, लेकिन बन सकता है, ये ध्यान रखना, क्योंकि स्ट्रोम्बोली के बारे में क्वेश्चन बनता है कि भूमध्य महासागर के अंदर लिपारी द्वीप पर स्थित प्रकाश स्तंभ बोला जाता है। भूमध्य महासागर का प्रकाश स्तंभ जिस बोला जाता है उसे क्या बोला जाता है, स्ट्रोम्बोली ज्वालामुखी को बोला जाता है। ये भी एक एक्टिव ज्वालामुखी है। इसके साथ में ही हमने कल एक्टिव ज्वालामुखी के एग्जाम्पल के तौर पर लिखाया था किलेयू ज्वालामुखी, ये भी एक्टिव है, ये भी सक्रिय ज्वालामुखी के अंतर्गत है। ये सबसे बड़ी लगातार उद्गम होने वाली, सबसे अधिक मात्रा में उद्गम करने वाली ज्वालामुखी है और कंटिन्यू फॉर्म है, लगातार सबसे जल्दी उद्गमन हो रहा है, तो किलेयू ज्वालामुखी विस्फोट में हो रहा है, तो ये सबसे अधिक है। तो ये भी महत्वपूर्ण है, ये प्रशांत महासागर में यूएसए का ही इसका अधिकार रहता है इस पर, तो वो भी ध्यान रख लेना। और भारत की दृष्टि से देखा जाए तो एक्टिव ज्वालामुखी बैरन द्वीप पर बैरन ज्वालामुखी है, अंडमान निकोबार द्वीप में भारत की एकमात्र एक्टिव ज्वालामुखी के एग्जाम्पल के तौर पर आता है, कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। दूसरा, पश्चिम अफ्रीका के अंदर एकमात्र ज्वालामुखी कैमरून ज्वालामुखी है जो एक्टिव ज्वालामुखी है, ये भी ध्यान रख लेना। एरेबस पर्वत दक्षिणतम ज्वालामुखी है, दक्षिणतम ज्वालामुखी का यदि एग्जाम्पल दिया जाए सक्रिय ज्वालामुखी का, अंटार्कटिका महाद्वीप पर है एरेबस ज्वालामुखी, तो ये कुछ एग्जाम्पल है, इसको ध्यान में रखना। और प्रसुप्त ज्वालामुखी के एग्जाम्पल के तौर पर हमने बात की थी कि कारकाटुआ सुमात्रा द्वीप पर है, विसुविस ज्वालामुखी, नारकोंडम ज्वालामुखी अंडमान निकोबार में, ये भी ध्यान रखना। इसका क्वेश्चन अभी तक नहीं बना है, तो ये क्वेश्चन बन सकता है, क्योंकि बैरन वाला क्वेश्चन कई बार बन चुका है, तो ये बन सकता है कि भारत के परिप्रेक्ष्य से देखा जाए तो प्रसुप्त ज्वालामुखी का एग्जाम्पल है नारकोंडम और ये अंडमान निकोबार द्वीप में पाई जाती है। और फ्यूजियामा ज्वालामुखी है वो जापान के अंतर्गत आपके पाई जाती है। मृत ज्वालामुखी के कुछ एग्जाम्पल है, ये ध्यान रख लो। मृत शांत ज्वालामुखी जिसका विस्फोट एक बार हो चुका है, लेकिन भविष्य में अभी कोई संभावना नहीं है और वर्तमान में भी कोई संभावना नहीं है, तो ऐसी ज्वालामुखी को शांत या मृत ज्वालामुखी कहते हैं। उसके एग्जाम्पल माउंट पोपा म्यांमार के अंतर्गत आपकी माउंट पोपा है, कोय सुल्तान ईरान में, देवबंद ईरान में, दो महत्वपूर्ण है, दोनों की बार बार क्वेश्चन पूछा है, कोय सुल्तान और देवबंद, और तो ये ईरान में पाई जाती है, ये ध्यान रखना, दोनों शांत प्रकार की ज्वालामुखी है। और एकांगुआ ज्वालामुखी है चिली एंडीज पर्वतमाला, अर्जेंटीना भी कहीं लिखा आता है, तो चिली अर्जेंटीना एंडीज पर्वतमाला पर है, तो ये आप बात ध्यान में रखना, ठीक है। ये तो हमने कल पढ़ा था। इसके साथ में हमने पढ़ा था ज्वालामुखी को उद्गम की प्रवृत्ति के आधार पर 2 भागों में, केंद्रीय मुखी और दरारी ज्वालामुखी। केंद्रीय मुखी ज्वालामुखी वो है जो एक पाइप नुमा सर्किल से गुंबद के रूप में ज्वालामुखी का विस्फोट होता है और गुंबद का निर्माण होता है, एक मुख से
ज्वालामुखी का विस्फोट हो उसे केंद्रीय मुखी ज्वालामुखी कहते हैं। और दरारी मतलब एक दरार के रूप में ज्वालामुखी विस्फोट हो। और ज्वालामुखी विस्फोट के कारण को जब समझते हैं तो हमें प्लेट विवर्तन के सिद्धांत के अंतर्गत हमने पढ़ा था कि जब दो प्लेट महासागरीय और महाद्वीपीय प्लेट हो, जब भारी प्लेट महाद्वीपीय हल्की प्लेट के नीचे सबडक्शन हो जाता है, अपसरण हो जाता है, क्षेपण हो जाता है, तब उसका पिघलने के बाद में जो ज्वालामुखी का विस्फोट होता है या अभिसारित प्लेटों के द्वारा जो अभिसरण होता है, अभिसरण के दौरान जो ज्वालामुखी का विस्फोट होता है उसे केंद्रीय मुखी ज्वालामुखी का निर्माण उद्गम होता है। हम प्रशांत महासागर के चारों ओर आप देखेंगे सीमाओं के साथ अभी हम वितरण देखेंगे और उसका कारण देखेंगे, तो हम डिटेल्स में चर्चा करने ही वाले हैं। तो उस दौरान जो ज्वालामुखी का विस्फोट होता है वो केंद्रीय मुखी ज्वालामुखी। और दरारी ज्वालामुखी जब होता है जब दो प्लेटें एक दूसरे के विपरीत दिशा में तनाव मूलक बल लगता है, अपसरण होता है, जब एक दूसरे के विपरीत दिशा में गतिमान होती है तो अपसरण की प्रक्रिया के दौरान जिस ज्वालामुखी का विस्फोट होता है उसे दरारी ज्वालामुखी कहते हैं। ये आपके अटलांटिक महासागर के अंतर्गत शानदार एग्जाम्पल, जब प्लेटें अफ्रीकन प्लेट या ऊपरी यूरेशियन प्लेट उधर आपके वेस्टर्न उत्तरी अमेरिकन दक्षिण अमेरिकन प्लेट एक दूसरे से विपरीत दिशा में जाती है तो बीच में मध्य अटलांटिक कटक का निर्माण होता है और उसमें अपसरण दरारी ज्वालामुखी विस्फोट होता है। इसी प्रकार से भारतीय प्लेट है, प्लेटों का जो पठार का निर्माण हुआ है, प्रायद्वीपीय पठारों का निर्माण, जब भारतीय प्लेट किसी हॉट स्पॉट के ऊपर से गुजर रही थी तो गुजरने के दौरान जो कमजोर सतह होती है वहां पर दरार के रूप में लावा का उद्गम हुआ और लावा पूरा फैल गया, लगभग 5 लाख वर्ग किलोमीटर के अंतर्गत फैल गया और दक्षिणी प्रायद्वीपीय पठार का निर्माण हुआ है। इसी प्रकार कोलंबिया पठार का निर्माण हुआ है, ब्राजीलियन पठार का निर्माण हुआ है। ये ऐसे ही एग्जाम्पल है जो दरारी ज्वालामुखी का एग्जाम्पल के तौर पर देखा जाता है। ठीक, हमने देखा था केंद्रीय ज्वालामुखी को भी हमने 5 भागों में डिवाइड किया था, तीव्रता के हिसाब से, उसकी अम्लीयता और क्षारीयता के हिसाब से और उसके गाढ़ापन के हिसाब से। तो हमने बात की थी कि हवाईयन, स्ट्रोम्बोली, वल्केनो, वेसुवियस और प्लेनियन प्रकार की ज्वालामुखी होती है। इसकी तीव्रता में जैसे जैसे आएंगे सबसे ज़्यादा तीव्रता प्लेनियन की, उससे कम वेसुवियस की, उससे कम वल्केनो, उससे कम स्ट्रोम्बोली, सबसे कम तीव्रता होती है वो हवाईयन प्रकार की होती है। लेकिन इसमें क्षारीयता देखा जाए तो क्षारीयता सबसे अधिक हवाईयन में, उससे कम स्ट्रोम्बोली, वल्केनो, वेसुवियस और सबसे कम होती है। इसमें अम्लीयता की मात्रा सबसे ज़्यादा होती है क्योंकि इसका विस्फोट सबसे अधिक होता है। तो उसमें सिलिकॉन ऑक्साइड की मात्रा जैसे जैसे बढ़ेगी, गाढ़ापन जैसे जैसे बढ़ेगा तो उसका विस्फोट उतना ही ज़्यादा होता है। और जिसमें फेरोमैग्नीशियम की मात्रा ज़्यादा होगी उतना ही वो धीरे गति से वो उद्गमन होता है, क्षारीय प्रकृति का होता है। जैसे जैसे नीचे जाओगे तो अम्लीयता बढ़ती है, क्षारीयता घटती है और आपकी गाढ़ापन भी घटता है और फेरोमैग्नीशियम की मात्रा घटती है। ऊपर जाने पर फेरोमैग्नीशियम की मात्रा बढ़ती है और सिलिकॉन ऑक्साइड की मात्रा घटती है। हमने ये डिटेल्स में चर्चा की थी। ज्वालामुखी से निर्मित स्थलाकृतियों की बात करें तो आंतरिक और बाह्य स्थलाकृतियों के बारे में हमने बताया था, यहाँ से आपका पढ़ना रह गया था। तो अभी टॉपिक जो बचा है वो आज की क्लास के अंतर्गत हम प्रारंभ करने वाले हैं, आराम से पढ़ने वाले हैं। आपने अभी तक जो क्लासें ली है तो बहुत अच्छे से ली होगी और आपने अक्सर देखा होगा कि हम बहुत डिटेल्स के माध्यम से एकदम जीरो से शुरुआत कर रहे हैं, आराम से पढ़ रहे हैं, धीरे धीरे क्लास के फॉर्म में रूप में ही पढ़ रहे हैं। इसीलिए आप जो एकदम नवोदय बच्चे हैं जिनको एकदम टॉपिक के साथ में पढ़ना है, पूरा कंसेप्ट के साथ में पढ़ना है, तो क्लास जरूर अटेंड करें। और एक बात कहना चाहूँगा, जो टॉपिक पढ़ रहे हो उससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं जाएगा। किसी भी एग्जाम के फॉर्मेट में एग्जाम दे रहे हो आप तो इस क्लास से बाहर क्वेश्चन नहीं जाने वाला है, क्योंकि आप 90-95% उस टॉपिक से जो क्वेश्चन आएगा उसको अटेम्प्ट करने वाले ही हैं। इस बात की गारंटी है, क्योंकि हम बहुत कंसेप्ट के साथ में, बहुत 360 डिग्री एनालिसिस के साथ में पढ़ने जा रहे हैं। इसीलिए आप इस क्लास के साथ में जुड़े रह सकते हैं, इस क्लास को लाइक और शेयर कर सकते हैं, और अभी तक यदि सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो आज की क्लास प्रारंभ करते हैं। आज की क्लास के अंतर्गत हम पढ़ने वाले हैं ज्वालामुखी से निर्मित स्थलाकृतियाँ कौन कौन सी होती है। तो हम स्थलाकृतियों को आंतरिक और बाह्य स्थलाकृति के रूप में हमने डिवाइड कर सकते हैं। आंतरिक स्थलाकृतियों की बात करें तो ये क्लास वापस से आपका एक बार रिवीजन ही होने वाला है, क्योंकि जब हम चट्टान पढ़ी थी, चट्टानों के दौरान, चट्टानों के निर्माण की प्रक्रिया के दौरान हमने ये वही बात पढ़ी थी कि ज्वालामुखी प्रक्रिया के दौरान कौन कौन सी स्थलाकृतियां बनती है। लेकिन एक बार पुनः एक बार रिवीजन की मोड में पढ़ा लेते हैं। तो यदि हम जैसे ज्वालामुखी का विस्फोट की यदि बात करें, जब ज्वालामुखी एस्टेनोस्फीयर से मैग्मा धरातल के ऊपर आता है, एक पाइप सर्किल के रूप में आता है, एक पाइप के रूप में आता है और एक ज्वालामुखी विस्फोट के साथ में ही एक गुंबदाकार उसका निर्माण कर लेता है और यहाँ से ज्वालामुखी विस्फोट होता है। तो जब ज्वालामुखी विस्फोट के दौरान जब मैग्मा
बाहर ना निकलकर स्थल मंडल के ऊपर ही, स्थल भाग के ऊपर ही आंतरिक भाग में ही जमा हो जाए, तो जमा हो जाए तो उसे कौन सी चट्टाने का निर्माण होता है? बेसमेंट चट्टानों का, या फिर जिसे हम आकृति का जिसे बोलते हैं उसे बोलते हैं पतालीय चट्टानों का निर्माण होता है। पतालीय स्थलाकृति का निर्माण होता है, पतालीय चट्टानों का निर्माण होता है। लेकिन जैसे ही ऊपर उद्गमित ना होकर ये बीच वाले भाग में ही क्या कर जाए, बीच वाले भाग के अंतर्गत ही ये जाकर जमा हो जाए, गुंबद के रूप में जमा हो जाए, तो गुंबद के रूप में जमा होने के कारण इसको क्या बोला जाता है? इसको बैतोलित बोला जाता है। कौन सी चट्टान बोला जाता है? बैतोलित। मैं यहाँ लिख दूं तो बैतोलित, बैतोलित स्थलाकृतियां बनती है, बैतोलित प्रकार की ज्वालामुखी स्थलाकृति बनती है। ये केवल इस नाम के आधार पर है, जो स्थलाकृतियां जिस स्वरूप में बनती है उसके आकृति के हिसाब से इसका नामकरण कर लिया गया है। बैतोलित प्रकार की होती है, और जब यहाँ से कोई अपर्दन हो जाए ऊपर से, तो ये बैतोलित प्रकार की जो गुंबद नुमा होती है, पटारी नुमा होती है, तो ये इसका अपर्दन की प्रक्रिया के दौरान ये ऊपर से ऊपर अपर्दन हो जाने के बाद में ये पठारी भूमि का रूप में दिखाई देने लगती है, बैतोलित प्रकार की, जैसे रांची का पठार वगैरह हमने बताया था। और इसी प्रकार की यही ज्वालामुखी जब आंतरिक भाग के अंतर्गत एक त्रियक नुमा गुंबद बनाती है समानांतर क्षैतिज रूप में, उसे लैकोलित कहा जाता है। ये त्रियक गुंबद होता है, ये भी असमान रूप से ही होता है, इसको लैकोलित प्रकार का लैकोलित बोला जाता है। और तीसरे प्रकार की यदि मैं बात करूं तो होता है आपका अपनति और अभिनति के रूप में। यदि आपके इस प्रकार से यदि बात गुंबद के रूप में बने, अपनति और अभिनति के रूप में, चट्टान के रूप में, और अभिनति हमने चट्टान पढ़ा था तब हम डिटेल्स में पढ़ा था। अपनति और अभिनति के रूप में जब चट्टान के रूप में आंतरिक मैग्मा जाकर जम जाता है तो उसे फैकोलित बोला जाता है। क्या बोला जाता है? फैकोलित बोला जाता है। और यही मैग्मा आंतरिक भाग के अंदर तस्त्री नुमा आकार में जम जाए, तस्त्री नुमा आकृति के रूप में जम जाए, तस्त्री नुमा आकृति के रूप में जम जाए, तो उसे बोला जाता है आपका लैपोलित। तस्त्री नुमा आकृति में जम जाए तो वो लैपोलित बोला जाता है। लैकोलित, बैतोलित, लैकोलित, फैकोलित और लैपोलित। और यही भाग जब आपके एक सील पट्टी के रूप में जम जाए, क्षैतिज स्वरूप में, क्षैतिज पट्टी के रूप में जम जाए, उसे डाइक बोला जाता है। क्या बोला जाता है? सील बोला जाता है। उसे क्या बोला जाता है? सील बोला जाता है। और इसी भाग में यदि वो लंबवत बन जाए, लंबवत रूप में जमा हो जाए, उसे डाइक बोला जाता है। इसी पर यदि लंबवत रूप में जमा हो जाए, ऊर्ध्वाधर खड़ा ज्वालामुखी आपका आंतरिक भाग में जमा हो जाए, तो उसे क्या बोला जाता है? डाइक। ये आंतरिक प्रकार की स्थलाकृतियां का निर्माण होता है। ज्वालामुखी विस्फोट के दौरान ज्वालामुखी का विस्फोट बाहर धरातल पर ना होकर ज्वालामुखी के मध्यवर्ती भाग में हो जाए, तो मध्यवर्ती भाग की स्थलाकृतियों का निर्माण होता है। मध्यवर्ती स्थलाकृतियों को आकृति के हिसाब से जिस रचना का निर्माण होता है उसके आधार पर नामकरण किया गया है, जिसमें बैतोलित, लैकोलित, फैकोलित, लैपोलित और सील और डाइक होता है। और पतालीय रूप में पतालीय चट्टान बोला जाता है। वहीं यदि हम बाहर की ओर आए, बाहरी स्थलाकृति कैसी बनती है, तो बाह्य स्थलाकृति के रूप में यदि हम ज्वालामुखी विस्फोट के दौरान, ये पाइप नलिका होती है और नलिका के दौरान यहाँ पर आपकी गुंबदाकार मैग्मा के रूप में बाह्य पदार्थ निकलते हैं, वो उद्गमित होता है। और इसमें जो राख और धुआंरे के रूप में होता है वो ऊपर आकाश में छा जाता है। और बाह्य जो पदार्थ, द्रवीय पदार्थ है, ठोस पदार्थ है, आसपास के रूप में गुंबद के रूप में जम जाते हैं, तो उसे क्या बोला जाता है? उसे लावा गुंबद बोला जाता है। क्या बोला जाता है? लावा गुंबद का निर्माण होता है। तो इसे कोण भी बोला जाता है। शंकु, तो इसे आकृति के अंग के रूप में इसको शंकु बोला जाता है, कोण बोला जाता है, वॉल्केनिक कोण बोला जाता है। लावा गुंबद के रूप में जमा हो जाता है। इस लावा गुंबद को भी दो भागों में बांटा जा सकता है, उसकी अम्लीयता और उसकी क्षारीयता के आधार पर। शंकु तो बोला ही जाता है, लेकिन जो लावा गुंबद के रूप में जमा होता है, जमाव के बाद में स्थलाकृति का स्वरूप लेती है, उसे लावा गुंबद बोला जाता है। और इस लावा गुंबद को दो भागों में बांट सकते हैं। एक होता है पैटिक या बेसाल्टिक।
बेसाल्टिक, बेसाल्टिक या पेटिक शंकु, पेटिक शंकु। एक होता है अम्लीय, अम्लीय या एसिड शंकु का निर्माण होता है। ये किसी के आधार पर नहीं है, केवल उसकी अम्लीयता मात्रा कितनी है, सिलिकॉन ऑक्साइड की मात्रा यदि ज़्यादा है तो वो उसे अम्लीय एसिड शंकु बोला जाता है, या बेसाल्टिक है तो बेसाल्ट लावा की मात्रा है तो इसे पेटिक या शंकु बोला जाता है। ये फैलाव के रूप में शिल्ड का रूप लेता है, फैल जाती है, आकृतियाँ दूर दूर तक फैलती है क्योंकि इसमें क्षारीयता ज़्यादा होती है और इसमें क्या होता है, फेरोमैग्नीशियम की मात्रा ज़्यादा होती है तो इसे बेसाल्टिक फॉर्म में होता है, ये शिल्ड के रूप में फैला होता है। इसका एग्जाम्पल देखा जाए तो दक्षिण प्रायद्वीपीय पठार का जो एग्जाम्पल है, शिल्ड है, प्रायद्वीपीय पठार वाला भाग है तो इसे क्या बोलते हैं, पेटिक शंकु के रूप में, पेटिक लावा के रूप में फैलता है। ये अम्लीय एसिड शंकु होते हैं, ये बड़े बड़े आकार, बड़े बड़े आकारों में के रूप में, गुंबदाकार आकृति के रूप में ये लावा बनता है। जब ये मैग्मा एक पाइप नलिका के रूप में जम जाता है, पाइप नलिका के रूप में होता है, ऊपर वाला भाग बंद हो जाए या पूरा भर जाए, पूरा भर जाता है, वापस मैग्मा के रूप में अंदर ही जमा हो जाए और साइड वाला भाग पूरा का पूरा क्या हो जाए, अप्रदन हो जाए तो उसे ज्वालामुखी गिरवा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ज्वालामुखी गिरवा बोला जाता है। ज्वालामुखी गिरवा किसे बोला जाता है? जब जो ये भाग होता है, ये पाइप नलिका होती है, वो पूरी की पूरी क्या हो जाती है, पूरी की नली भर जाती है, साइड वाला जो भाग होता है उसका अप्रदन हो जाता है। साइड वाला भाग जो आपके शंकु के रूप में होता है उसका अप्रदन हो जाए और बीच वाला केवल वो पाइप नलिका के रूप में ही विद्यमान रहे तो उसे ज्वालामुखी क्या बोला जाता है? ज्वालामुखी गिरवा बोला जाता है। और इसके दौरान ज्वालामुखी के ऊपरी वो भाग होता है वो पलक के रूप में जमा हो जाए, क्या हो जाए, पलक के रूप में जमा हो जाए तो उसे ज्वालामुखी पलक बोला जाता है, या ज्वालामुखी एक बार लिखे, प्लग या ज्वालामुखी क्रॉक बोला जाता है। क्या बोला जाता है? ज्वालामुखी कॉक या क्रॉक बोला जाता है। इसके साथ में ही हम बात करें कि हम जो गुंबदाकार आकृति बनती है, जो ये पाइप नलिका के रूप में और ये गुंबद के रूप में बनता है, तो बाह्य स्थलाकृतियों के रूप में, तो ये ज्वालामुखी यहाँ से विस्फोट होता है, यहाँ से जो भाग विस्फोट होता है वो अप्रदन हो जाने के बाद में जो ये छिद्रनुमा होता है इसे ज्वालामुखी छिद्र बोला जाता है। हमने हालांकि इसको अंग के रूप में देखा था लेकिन स्थलाकृतियों के रूप में ही विद्यमान हो जाता है। ज्वालामुखी छिद्र बोला जाता है, ज्वालामुखी छिद्र या क्रेटर बोला जाता है। क्या बोला जाता है? क्रेटर बोला जाता है। लेकिन ज्वालामुखी छिद्र क्रेटर होता है। क्रेटर बाद में शांत होने के बाद में, ये प्लग बनने के बाद के अंतर्गत इसमें यदि वर्षा का पानी भर जाए तो वो झील का निर्माण हो जाती है, उसे क्रेटर झील बोला जाता है। क्या बोला जाता है? क्रेटर झील। क्रेटर झील का निर्माण हो जाता है। क्रेटर झील का मतलब क्या है? जो शंकु वाला भाग होता है इसके अंतर्गत पानी भर जाए, इसके अंतर्गत भर जाए, पानी भर जाए, पानी वर्षा के माध्यम से पानी भर सकता है, या फिर इसके कुछ गर्म वाटर भी आप अंदर आंतरिक भागों से पानी जल स्रोत का माध्यम भी बन सकता है ज्वालामुखी की प्रक्रिया के दौरान, तो जल भर जाता है तो उसे क्रेटर झील बोला जाता है। इसका एग्जाम्पल यदि मैं बात करूं, एग्जाम्पल होता है महाराष्ट्र के अंदर लोनार झील। लोनार झील भारत के अंतर्गत बहुत शानदार एग्जाम्पल है, क्रेटर झील का एग्जाम्पल है। राजस्थान की यदि मैं बात करूं, राजस्थान की झील पुष्कर झील है, वो भी क्रेटर झील का ही एग्जाम्पल है। आप देखेंगे राजस्थान के अंदर यदि मैं बात करूं तो पुष्कर झील है, वो आपके क्रेटर झील का ही एग्जाम्पल है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण है भारत के अंदर महाराष्ट्र के अंतर्गत जो पाई जाती है, महाराष्ट्र के अंतर्गत लोनार झील है, वो क्रेटर झील का ही एग्जाम्पल है। लेकिन यही क्रेटर झील जब ये बहुत बड़ी आकार में बन जाए, आकार में क्या हो जाए, बड़ा हो जाए, आकार बड़ा हो, किससे? क्रेटर का। क्रेटर से बड़ा हो तो वो क्या बन जाता है? वो कोल्डेरा कहलाता है। क्या कहलाता है? कोल्डेरा। कोल्डेरा क्या होता है? कोल्डेरा होता है जब क्रेटर से आकार कैसा हो जाए, बड़ा हो जाए, स्वरूप ले, तो उसे कोल्डेरा बोला जाता है, या कोल्डेरा झील भी बोला जा सकता है। बहुत बड़ा हो जाए तो कोल्डेरा झील का निर्माण हो जाता है। इसका एग्जाम्पल की यदि बात करूं तो माउंट टाल झील है, जो इंडोनेशिया, शायद इंडोनेशिया में ही होगी, देखना पड़ेगा। उसमें माउंट टाल
बोला जाता है, कॉल्डेरा झील का निर्माण हो जाता है। इसी प्रकार से यदि क्रेटर झील के अंतर्गत भी बहुत सारे क्रेटर के अंतर्गत भी कुछ छोटी छोटी द्वीप के रूप में झीलों का निर्माण हो जाए तो उसके प्रकारों के रूप में क्रेटर के हिसाब से उसे घोंसलाकार क्रेटर भी बोला जाता है। घोंसलाकार क्रेटर बोला जाता है। तो इस प्रकार से ये बाह्य स्थलाकृतियां का स्वरूप ले रही है। बाह्य स्थलाकृतियों की बात कर रहे हैं हम। बाह्य स्थलाकृतियों के रूप में हमने क्या पढ़ा? बाह्य स्थलाकृतियों के रूप में हमने पढ़ा कि आंतरिक स्थलाकृतियों के रूप में हमने बेतोलिथ, लेकोलिथ, फेकोलिथ, लिपोलिथ, सील और डाइक पढ़ा। बाह्य स्थलाकृतियों के रूप में शंकु का निर्माण हुआ। लावा गुंबद किसी कहा था, लावा गुंबद जिसे बोला था, ज्वालामुखी के अंतर्गत बोला था। लावा गुंबद का निर्माण होता है जिसमें पैटिक शंकु और अम्लीय एसिड शंकु के बारे में बात की थी, कौन के बारे में बात की थी कि इसमें बेसाल्ट की मात्रा ज़्यादा होती है, इसमें एसिड की मात्रा ज़्यादा होती है। तो इस प्रकार से इस बताया था कि ये जब गुंबद बनता है ऊपर भाग जो पाइप नलिका होती है, पाइप नलिका यदि ज्वालामुखी के विस्फोट के साथ में ही जमा हो जाए, बंद हो जाए, उसका मुख बंद हो जाए, उसे प्लग या ज्वालामुखी क्रॉक बोला जाता था। या ज्वालामुखी जो पाइप होता है वो जमाव हो जाए, पूरा लावा के रूप में जम जाए और साइड वाला जो भी भाग है, साइड वाला भाग का क्या हो जाए, अपर्दन हो जाए, तो उसे ज्वालामुखी गिरवा बोला जाता है। क्या बोला जाता है? ज्वालामुखी गिरवा बोला जाता है। हमने बात की थी कि ज्वालामुखी जो मुख वाला भाग, ऊपर वाला भाग है, वो एक झील नुमा बन जाए, प्लग बन जाए, प्लग के ऊपर पानी आकर झील का निर्माण हो जाए तो उसे क्रेटर झील बोला जाता है। और क्रेटर झील के अंदर यदि छोटी छोटी यदि और यदि झीलों का निर्माण हो जाए, छोटे छोटे द्वीपों का निर्माण हो जाए, उसे घोंसलाकार उसे क्रेटर बोलते हैं। लेकिन यही भाग जब क्रेटर का एग्जाम्पल की बात की तो हमने लोनार झील के बारे में बात की थी। बहुत महत्वपूर्ण एग्जाम में क्वेश्चन आता है, लोनार झील एग्जाम्पल है तो क्रेटर झील का एग्जाम्पल है। भारत के अंदर राजस्थान के अंदर की बात की तो पुष्कर झील भी क्रेटर ही झील है। इसके साथ में जब क्रेटर झील का जब आकार बहुत बड़ा हो जाए, बड़ा विस्तृत स्वरूप हो जाए तो उसे क्या बोला जाता है? उसे बोला जाता है कॉल्डेरा बोला जाता है। और कॉल्डेरा भी झील में कन्वर्ट हो जाती है तो माउंट ताल उसका एग्जाम्पल हो सकता है। ये हमने बाह्य स्थलाकृतियों के रूप में बात की है। इसके अलावा हम आगे टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं कि इसके क्या कारण है। क्या कारण है? ज्वालामुखी विस्फोट के कारण की बात करेंगे। ज्वालामुखी विस्फोट के कारण, ज्वालामुखी विस्फोट के कारण में कोई ज़्यादा बहुत अचरज की बात नहीं है। जब हमने प्लेट विवर्तनी की सिद्धांत बताया था तो उसमें सबसे महत्वपूर्ण कारण के रूप में है आपका प्लेट विवर्तनी की सिद्धांत। प्लेट विवर्तनी की सिद्धांत, इसीलिए दोनों टॉपिक जब भूकंप पढ़ाया था और इसी साथ में ही मैंने इसलिए प्लेट विवर्तन के सिद्धांत को पहले पढ़ाया था, क्योंकि जब भूकंप और प्लेट ज्वालामुखी है, दोनों प्रक्रियाओं के उत्पत्ति के पीछे कारण का सबसे बड़ा महत्वपूर्ण यदि कोई कारक है तो वो कौन सा है? वो कारक है आपका प्लेट विवर्तन की सिद्धांत। तो प्लेट विवर्तन की सिद्धांत के माध्यम से ज्वालामुखी का विस्फोट होता है। उसके हम बाद में थोड़ी सी बात करेंगे ही, क्योंकि हमने पढ़ चुके हैं और थोड़ा सा हम हिंट देंगे और साथ में मानचित्रण करेंगे अभी, तो वो डिटेल्स में आपको समझ में भी आ जाएगा। दूसरा आता है हॉट स्पॉट। हॉट स्पॉट के माध्यम से भी ज्वालामुखी विस्फोट होता है। इसके रेडियोधर्मी प्रभाव इसमें हॉट स्पॉट के अंतर्गत सम्मिलित हो जाता है। हॉट स्पॉट कई बार जो सवनीय धाराएं होती है, सवनीय धाराओं के उद्गम के ऊपर जो भूपट्टी कमजोर वाला भाग होता है वो उसको चीर कर, उससे हटाकर कई बार हॉट स्प्रिंग के रूप में हॉट ज्वालामुखी का विस्फोट कंटिन्यू फॉर्म में होता रहता है। तो हॉट स्पॉट के रूप में भी ज्वालामुखी विस्फोट होता है। लेकिन मैक्सिमम रूप से जो वो ज्वालामुखी विस्फोट होता है वो प्लेट विवर्तन की सिद्धांत के रूप में होता है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है, हमने प्लेट विवर्तन की सिद्धांत पढ़ा था, तब हमने बात की थी जब दो प्लेट आपस में मिले, अभिसरण हो, दो प्लेटों का अभिसरण होता है या दो प्लेटों का अपसरण होता है। अपसरण के दौरान जब हैरी हेस ने तरंगीय सिद्धांत बताया था, जब मैग्मा के एस्टोस्फीयर के अंतर्गत मेंटल वाला ऊपरी वाले भाग से जब हॉट लावा मैग्मा है जो सवनीय रूप में प्रवाहित होता है, अभिसरण करता है, उसके साथ में जब चट्टानें अभिसरण करती है तो अभिसरण के दौरान केंद्रीय मुखी ज्वालामुखी का विस्फोट होता है और अपसरण करती है तो दरारी मुखी ज्वालामुखी का विस्फोट होता है। ये हमने पूरा प्लेट विवर्तन की सिद्धांत बता दिया था, इसलिए वापस हम बहुत डिटेल्स में नहीं बता रहे हैं, केवल ये बता रहे हैं प्लेट विवर्तन के सिद्धांत के कारण और हॉट स्प्रिंग के कारण। यदि और डिटेल्स में यदि और जानना है तो हम पढ़ेंगे वितरण को। वितरण पढ़ेंगे तो ज्वालामुखी विस्फोट कहाँ पाया जाता है? ज्वालामुखी विस्फोट वहीं पाया जाएगा जहां प्लेटें आपस में क्या कर रही हो, जब प्लेटें का अपसरण हो रहा हो या अभिसरण हो रहा हो, तो उस वहीं पर प्लेटों का ज्वालामुखी अधिकतम जो विस्फोट होता है वहीं होता है। तो ज्वालामुखी का वितरण यदि देखा जाए, महत्वपूर्ण बात करें, ज्वालामुखी का वितरण,
विश्व के मानचित्र पर यदि ज्वालामुखी के वितरण को देखें तो सबसे महत्वपूर्ण यदि बात आती है तो पहला आता है परिप्रशांत मेखला, परिप्रशांत मेखला या आपके अग्निवलय बोला जाता है इसे, अग्निवलय, परिप्रशांत मेखला कोई अग्निवलय बोला जाता है। दूसरा आता है मध्य महाद्वीपीय, हम इसे मानचित्रण के साथ में देखने वाले हैं, अच्छे से पढ़ने वाले हैं, क्योंकि प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत बताया तो प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत इसके साथ में ही समझ में आ जाएगा आपको किस प्रकार से। मध्य महाद्वीपीय भाग के अंतर्गत, मध्य महाद्वीपीय भाग और मध्य महाद्वीपीय पट्टिका बोलते हैं इसको। और तीसरे नंबर पे आएगा मध्य अटलांटिक भाग, मध्य अटलांटिक क्षेत्र। चौथा यदि पूछे अन्य क्षेत्रों के अंतर्गत हम अलग अलग बात करेंगे, अन्य भागों के अंतर्गत भी ज्वालामुखी का क्या होता है, ज्वालामुखी का विस्फोट होता है। तो अभी हम बात किए थे कि प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत जब हमने पिछली क्लास के अंतर्गत पढ़ा था तब हमने बताया था कि प्लेटों का जहाँ पर प्लेटों का मूवमेंट होता है, जहाँ पर प्लेटें एक दूसरे के साथ में अभिसरण होती है या फिर अपसरण होता है, वहाँ पर ज्वालामुखी विस्फोट होता है। और इसमें भी हमने प्लेटों का रोगदान के बारे में भी बात की थी। तो अभी हम इन चारों के बारे में बात करेंगे, मानचित्र के साथ में पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले यदि मैं मानचित्र बनाकर बात करूं तो ये आपका यूरोप वाला भाग, मध्य अमेरिका वाला, ये प्यारा भारत, जापान, द्वीप, फिलीपींस, इंडोनेशिया और ये ऑस्ट्रेलिया और ये न्यूजीलैंड वाला भाग हो गया आपका। ये आपका हो गया अंटार्कटिका वाला भाग हो गया। ये हालांकि नक्शा बहुत ज़्यादा मेरा हाथ तो साफ नहीं है, लेकिन फिर भी हमने आपके लिए कोशिश की है, तो उस हिसाब से जितना आपको समझ में आ सकता है उस हिसाब से। ये देखिए, यदि मैंने आपको बात की थी कि सबसे पहले एक नक्शा के रूप में थोड़ा छोटा कर लिया जाए, दो नक्शे बना दिया जाए एक बार के लिए समझने के लिए। ये एक नक्शा तो ये है आपका, ये समझने के लिए सफिशिएंट है, लेकिन इसके साथ में ये दूसरा नक्शा, विश्व का नक्शा दूसरे स्वरूप में बना दूं मैं यदि, तो वो मैं ऐसे बना सकता हूँ कि जैसे ये वाला भाग जो यूरेशिया वाला भाग है, यूरेशिया वाला भाग, ये फिलीपाइंस के साथ में ही ये इंडोनेशिया वाला, ये ऑस्ट्रेलिया वाला भाग, ये न्यूजीलैंड इधर और अलास्का, उत्तरी अमेरिका वाला भाग, ये दक्षिण अमेरिका वाला भाग, ये नीचे अंटार्कटिका वाला भाग हो गया। ये वाला भाग यूरेशिया वाला भाग है, यूरेशिया, ये जापान द्वीप, ऊपर कमचटका, ये अलास्का। सर आपने ये दो क्या बनाया? दोनों मैंने नक्शे विश्व के ही बनाए हैं, लेकिन दोनों अलग अलग रूप में इसलिए बनाए हैं कि आपको थोड़ा सा समझने में क्या हो, आसानी हो। हम क्या समझाना चाह रहे हैं, हम दोनों जो पिछले आपने पढ़ा, अभी देखा है, अभी बताया था, ज्वालामुखी का वितरण कहाँ पे है, ज्वालामुखी के वितरण को नक्शे के साथ में बताने की कोशिश कर रहे हैं। एक पहला आपका जो अगली मलय है, जो परिप्रशांत मेखला है, मतलब कि प्रशांत महासागर, ये भाग जो है ये प्रशांत महासागर है। ये कौन सा भाग है? प्रशांत महासागर। हालांकि इस नक्शे को गोलाकार पृथ्वी है तो इसको भाग ये प्रशांत महासागर है और ये भी प्रशांत महासागर है। तो प्रशांत महासागर को एक साथ में दर्शाने के लिए मैंने ये उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, इधर यूरेशिया और इधर आपका जो ऑस्ट्रेलिया वाला भाग है, इसके बीच जो भाग है वो क्या, वहाँ कौन सा महाद्वीप कहलाता है? वो प्रशांत महासागर कहलाता है। और प्रशांत महासागर के चारों ओर कौन सी श्रृंखला पाई जाती है? परिप्रशांत मेखला पाई जाती है, जहां पर 2/3 भाग, लगभग 75% जो ज्वालामुखी का विस्फोट होता है वो वहीं होता है।
कहाँ पर, परिप्रशांत मेखला के अंतर्गत ही होता है। इसीलिए हमने इसको प्रशांत भाग को अलग दिखाया है और उसको हम यहाँ पर भी दूसरे वाले ज्वालामुखी को भी हमने वितरण बताएंगे। तो यहाँ पर आपके सबसे नीचे यदि प्रारंभ करें आप वाले अंटार्कटिका पर, तो यहाँ आप देखेंगे एरेबस पर्वतमाला है, यहाँ नहीं, सॉरी एक सेकंड के लिए, यहाँ से ले, उधर वाले भाग से शुरू करेंगे, लेकिन यहाँ से शुरू करें। एरेबस पर्वत से लेकर, कहाँ से, एरेबस दक्षिणतम भाग है एरेबस पर्वत। एरेबस पर्वत से लेकर यहाँ पर आप देखेंगे नाजका प्लेट थी। यहाँ पर कौन सी प्लेट थी, नाजका प्लेट। नाजका प्लेट जब किससे टकराती है, नाजका प्लेट दक्षिण अमेरिका से प्लेट टकराती है, तो यहाँ पर चिली जो आपका ट्रेंच बनता है, इसके साथ में एंडीज पर्वतमाला का निर्माण होता है। कौन सी पर्वतमाला का निर्माण होता है, एंडीज पर्वतमाला। यहाँ पर जो ज्वालामुखी विस्फोट होता है, इसके साथ मैक्सिको, मैक्सिको के साथ में बीच उत्तरी अमेरिका के अंतर्गत से होकर अलास्का से होते हुए वापस कमचटका, कमचटका से जापान द्वीप, जापान के साथ में ही आगे जाओ फिलीपाइन के साथ में ही आप इंडोनेशिया, सुमात्रा वाले ज्वालामुखी विस्फोट देखते ही हैं। इसके साथ में ही आप आगे जाओगे तो यहाँ पर टोंगा ज्वालामुखी विस्फोट होते न्यूजीलैंड वाले भाग से होते हुए रू कुपेन जो न्यूजीलैंड वाले। ऑस्ट्रेलिया में हालांकि कोई ज्वालामुखी विस्फोट नहीं होता है, ये ध्यान रखना। ये वाला भाग जो है पूरा ज्वालामुखी विस्फोट वाला भाग है, ये कौन सी मेखला कहलाती है, ये जो गोलाकार स्वरूप में दिखाई दे रही है, ये परिप्रशांत मेखला कहलाती है, क्योंकि ये प्रशांत महासागर के चारों ओर अभिसरण होता है। प्रशांत महासागरीय अपसरी प्लेट है, जिसके साथ में सभी प्लेटों का अपसरण हो रहा है। सभी प्लेटों का क्या हो रहा है, अपसरण हो रहा है, अभिसरण हो रहा है। अभिसरण के साथ में ही जो महासागरीय प्लेट है, प्रशांत महासागर मेजर रूप से प्रशांत महासागरीय प्लेट महासागरीय प्लेट है, और महासागरीय प्लेट अन्य महासागरीय प्लेट के साथ में या महाद्वीपीय प्लेट के साथ में अभिसरण करती है। अभिसरण करने के दौरान ज्वालामुखी का विस्फोट होता है। इसलिए विश्व की लगभग आपकी 75% 2/3 मतलब 3/4 भाग लगभग ज्वालामुखी का विस्फोट परिप्रशांत मेखला के अंतर्गत होता है। और ज्वालामुखी का कंटिन्यू चारों ओर ज्वालामुखी मेखला का उद्गम होता है, इसीलिए इसे अग्नि वलय भी कहा जाता है। और ये भूकंप का भी क्षेत्र है, ये भी ध्यान रखना, भूकंप क्षेत्र भी है, ज्वालामुखी विस्फोट का क्षेत्र भी है। तो हमने यहाँ पर आपने जब देखा होगा, यहाँ पर कार्टोपैक्सी ज्वालामुखी हो या फिर आपका एकांगुआ ज्वालामुखी जो शांत ज्वालामुखी हो, यही होता है। इसी प्रकार रेनियर है, सस्ता ज्वालामुखी है, अलास्का के अंतर्गत धुआंरे का निर्माण होना हो तो वो भी हम यहाँ पर देखने को मिलता है। या फ्यूजियामा ज्वालामुखी हो या टूजो ज्वालामुखी हो, पिनाटोबी ज्वालामुखी हो, या फिर आपके न्यूजीलैंड के अंतर्गत कौन सी ज्वालामुखी है, शायद रू क्या नाम है उसका, एक बार के लिए देख लेता हूं मैं। न्यूजीलैंड के अंतर्गत मेरे को अभी नाम याद नहीं आ रहा है, रूपे है या कुछ ऐसा ही कुछ नाम है, रूपे ज्वालामुखी है ऐसा कुछ नाम होगा, यहाँ पर ज्वालामुखी पाई जाती है। इसके साथ में ही मैं यहाँ बात करूँ, नजका प्लेट हो गई या कोकस प्लेट हो गया, कोकस प्लेट या सैंड फ्यूका प्लेट हो गई। यहाँ पर जो प्लेट के मिलती है, यहाँ पर आपकी कैरोलिन प्लेट है, तो इंडोनेशियन प्लेट है, ये प्रकार से इंडोनेशिया जावा प्लेट है। ये प्रकार वाले ज्वालामुखी का विस्फोट होता है, ये परिप्रशांत मेखला कहलाती है, अग्निवलय या परिप्रशांत मेखला, इसे क्या बोला जाता है, परिप्रशांत मेखला बोला जाता है। तो महत्वपूर्ण ज्वालामुखी विस्फोट होता है। यदि दूसरे नंबर पे यदि हम बात करें तो ये आपका जो ग्रीनलैंड वाला पोर्शन है, हेक्ला पर्वत, कौन सा पर्वत है, हेक्ला पर्वत, ये भी ज्वालामुखी विस्फोट का है। यहाँ से लेकर यहाँ स्ट्रोम्बोली ज्वालामुखी, एटना ज्वालामुखी, भूमध्य सागर है, भूमध्य सागर के अंतर्गत एटना ज्वालामुखी के बारे में बता दूं, ये सक्रिय सबसे प्राचीनतम सक्रिय ज्वालामुखी है एटना ज्वालामुखी, ध्यान रखना, एटना ज्वालामुखी याद आ गया इसलिए बताता हूँ। एटना ज्वालामुखी इटली के अंदर पाई जाती है, सबसे प्राचीनतम ज्वालामुखी का उदाहरण है, सक्रिय ज्वालामुखी का उदाहरण है। इसे स्ट्रोम्बोली ज्वालामुखी, विसुवियस ज्वालामुखी। इसके साथ में ही आगे ईरान जाओगे, ईरान के अंदर आपकी देवबंद ज्वालामुखी, या फिर आपकी हमने बात की थी कौन सी ज्वालामुखी थी, देवबंद, और हमने अभी बताया था आपको, एक सेकंड, नाम देवबंद, और आपकी कोय सुल्तान ज्वालामुखी, सॉरी कोय सुल्तान ज्वालामुखी है, वो आपके ईरान, देवबंद, कोय सुल्तान, यहाँ पर स्ट्रोम्बोली, एटना, विसुवियस प्रकार की ज्वालामुखी, हेक्ला ज्वालामुखी यहाँ होते हुए यहाँ फिर आपस हिंद महासागर आता है, अपने हिमालय आता है। हिमालय के अंदर ज्वालामुखी का विस्फोट नहीं होता है। हिमालय के अंदर ज्वालामुखी विस्फोट क्यों नहीं होता है, इसका कारण मैं बता दूं, जब महाद्वीपीय प्लेटें टकराती है
तो ज्वालामुखी विस्फोट सामान्यतः नहीं होता। लेकिन सर आपका हो गया तो सर यहाँ तो आप भूमध्य सागर के अंतर्गत अफ्रीकन प्लेट और इंडो यूरेशियन प्लेट आपके टकरा रही है और यहाँ ज्वालामुखी विस्फोट हो रहा है ना, फिर यहाँ पर क्यों नहीं हो रहा है? इसका भी कारण बता दूं। यहाँ 33 महासागर है, यहाँ की बीच में गैप बहुत ज्यादा है, भूमध्य सागर भी 33 महासागर का ही भाग है, तो इसके कारण यहाँ जल की आपूर्ति होती है और इसके कारण यहाँ ज्वालामुखी विस्फोट होता रहता है। लेकिन यहाँ पर 33 सागर के बीच में जो गैप है बहुत कम है। दूसरा, ज्वालामुखी जो हिमालय पर्वत है, हिमालय पर्वत का निर्माण हो रहा है वो उत्क्रमित अवस्था में हो रहा है, ये बात ध्यान रखना। उत्क्रमित अवस्था, उत्क्रमित का मतलब क्या होता है? जब यदि ज्वालामुखी विस्फोट होता है तो नीचे लेयर ऊपर ना जाकर नीचे की ओर धीरे धीरे जमा होता है और हिमालय धीरे धीरे वलित पर्वत के रूप में ऊपर की ओर उठता है, इसीलिए होता है। उधर आगे जाओगे तिब्बत का पठार आ जाता है, वहां भी ज्वालामुखी विस्फोट नहीं होता है, क्योंकि ये जो बीच वाला भाग होता है, मेडो बीच वाला भाग और मजबूत लावा के रूप में बना हुआ है, तो मजबूत ज्वालामुखी विस्फोट वहां होता है जहां पर वो कमजोर भूप्रवृत्ति बह जाती है, तो यहां पर भी नहीं होता। आगे जाकर यहाँ ज्वालामुखी म्यांमार वाले क्षेत्र में पोपा ज्वालामुखी है, आपने पढ़ा होगा, पोपा ज्वालामुखी अभी क्लास में पढ़ा है। पोपा ज्वालामुखी म्यांमार के अंतर्गत होता है। फिर आगे जाओगे तो अंडमान निकोबार द्वीप के अंतर्गत आपकी बेरन ज्वालामुखी है, नारकोंडम ज्वालामुखी है, इसके साथ में सुमात्रा होते हुए इंडोनेशिया के अंतर्गत ज्वालामुखी होकर वापस से अग्नि वलय के अंतर्गत ये ज्वालामुखी मिल जाती है। ये वाली श्रृंखला कौन सी श्रृंखला कहलाती है? ये वाली श्रृंखला है ये मध्य महाद्वीपीय जो भाग है वो वाला भाग के अंतर्गत इसे पड़ा गया है। यहाँ पर भी ज्वालामुखी का विस्फोट है, लगभग 15% ज्वालामुखी का विस्फोट यही होता है। 15% ज्वालामुखी का विस्फोट यहाँ होता है और 75% ज्वालामुखी का विस्फोट कहाँ होता है? परिप्रशांत मेखला में होता है, मध्य महाद्वीपीय मेखला कह सकते हैं इसे, मध्य महाद्वीपीय मेखला क्या कहा जा सकता है इसे? मध्य महाद्वीपीय मेखला कहा जा सकता है। हमने अभी तक क्या क्या पढ़ लिया है? हमने पढ़ लिया है कि परिप्रशांत मेखला, अग्निवलय, मध्य महाद्वीपीय पट्टिका या मेखला कह सकते हैं इसको, मेखला, ठीक है, मध्य महाद्वीपीय मेखला। फिर मध्य अटलांटिक क्षेत्र, मध्य अटलांटिक मेखला की यदि बात करें तो मध्य अटलांटिक के अंतर्गत जो ज्वालामुखी का विस्फोट होता है वो यहाँ से ये एस आकार के रूप में ज्वालामुखी का विस्फोट बीच वाले भाग में, यहाँ पर दो चट्टानों या दो प्लेटों के रूप में एक दूसरे से विपरीत दिशा में जाने के कारण दरारी ज्वालामुखी का विस्फोट होता है। इसमें आप देखते हैं चैलेंजर कटक के रूप में और ऊपर आप देखते हैं तो इस हिसाब से आपका जो बीच वाला भाग होता है वो कटक के रूप में निर्माण होता है। नवीन स्थलाकृतियों का विकास होता है, नवीन स्थलाकृतियों का क्या होता है? विकास होता है। तो आप देखते हैं यहाँ पर जो ज्वालामुखी है उसे अटलांटिक मेखला कहा जाता है। अटलांटिक क्या कहा जाता है? अटलांटिक मेखला। यहाँ पर लगभग आपका ज्वालामुखी विस्फोट है वो दरारी प्रकार की ज्वालामुखी का विस्फोट होता है। कैसे ज्वालामुखी का विस्फोट होता है? दरारी ज्वालामुखी का विस्फोट होता है। तो 3 भागों में पड़ा। अन्य भागों में यदि बात करें तो अन्य हॉट स्पॉट के रूप में ज्वालामुखी का विस्फोट होता है। हॉट स्पॉट के रूप में ज्वालामुखी का विस्फोट की यदि हम बात करें तो आपके ये जो प्रशांत महासागर है, प्रशांत महासागर के अंतर्गत, ये एक बार के लिए मिटा लूँ, प्रशांत महासागर के अंतर्गत इस रूप में ज्वालामुखी विस्फोट का होता है हवाईयन द्वीप क्षेत्र के अंतर्गत। किसका? हवाईयन द्वीप क्षेत्र के अंतर्गत हवाईयन हॉट स्पॉट के रूप में होता है। और यहाँ पर ज्वालामुखी पाई जाती है आपकी मोना लोआ केलायू ज्वालामुखी के बारे में मैंने बात की थी। केलायू ज्वालामुखी दोनों के बारे में महत्वपूर्ण है। हवाईयन यूएसए का अधिकार होता है। यहाँ पर जो ज्वालामुखी पाई जाती है वो हॉट स्पॉट के रूप में पाई जाती है। तो इस प्रकार से जो ज्वालामुखी का, इसी प्रकार अफ्रीका के अंतर्गत भी देखा जाए एक श्रृंखला बीच मध्य महाद्वीपीय मेखला के अंतर्गत ही थी। तो थोड़ा सा मतलब मध्य महाद्वीपीय मेखला के अंतर्गत, हालांकि सभी जगह ये ज्वालामुखी विस्फोट नहीं होता है, लेकिन कुछ भागों के अंतर्गत अफ्रीका के अंदर भी ज्वालामुखी विस्फोट होता है। तो जैसे किलिमंजारो ज्वालामुखी विस्फोट है, किलिमंजारो, तो वो होता है। और कैमरून ज्वालामुखी विस्फोट है। यहाँ पर भी एक अन्य प्रकार की ज्वालामुखी होती है, कैमरून ज्वालामुखी, पढ़ा होगा कैमरून। ये सक्रिय ज्वालामुखी है, अफ्रीका की एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी के रूप में देखा जाए तो कैमरून है। इसके साथ में ही यहाँ पर आपके किलिमंजारो तंजानिया के अंतर्गत पाई जाती है। तो यहाँ ज्वालामुखी विस्फोट अफ्रीका के मध्य महाद्वीपीय मेखला के अंतर्गत भी आता है। तो ज्वालामुखी का वितरण के रूप में ये 2 नक्शे हैं, ये ध्यान रखना। ये 2 बीच वाला भाग, तो 2 मैप बनाए थे, एक इस वाले भाग में, एक इस रूप में बनाया था। तो आपको समझ में आ गया होगा। अभी तक हमने क्या समझा है? अभी तक हमने समझा है कि प्रशांत जो ज्वालामुखी विस्फोट है, ज्वालामुखी विस्फोट को हम वितरण को देखा जाए, ज्वालामुखी के वितरण को देखा जाए तो ज्वालामुखी वितरण को 4 भागों में उसके वितरण को देखा जा सकता है।
उसमें एक तो आता परिप्रशांत मेखला अग्निवलय जिसे बोलता है, वहाँ पर आपके 2/3 ज्वालामुखी आपके टोटल का यहीं पर अग्निवलय के अंतर्गत ही ज्वालामुखी का विस्फोट होता है। वर्ल्ड के नक्शे के आधार पर हमने परिप्रशांत मेखला, मध्य महाद्वीपीय मेखला, मध्य अटलांटिक मेखला और अन्य प्रकार के ज्वालामुखी के अंतर्गत देखा। तो परिप्रशांत मेखला के अंतर्गत हमने यह देखा आपके एरेबस पर्वत से लेकर अंटार्कटिका के अंतर्गत पाया जाता है, वहां से लेकर आपके दक्षिण अमेरिका के और उत्तरी अमेरिका के क्षेत्र से लेते हुए यूरेशियन के पूर्वी वाले भाग पर, ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी क्षेत्र, न्यूजीलैंड पूर्वी क्षेत्र, इंडोनेशिया, आपकी सुमात्रा द्वीप, जावा द्वीप, टोंगा ज्वालामुखी से लेकर फिलीपाइंस की ज्वालामुखी, फ्यूजियामा ज्वालामुखी से लेकर सस्ता रेनियर डेनियर सस्ता ज्वालामुखी और रेनियर ज्वालामुखी से लेकर एकांगुआ ज्वालापति, कोटोपैक्सी ज्वालामुखी से लेकर इन प्रकार की ज्वालामुखियों का जो वितरण पाया जाता है वो परिप्रशांत मेखला के अंतर्गत पाया जाता है। और इसके अभिसरण होता है प्लेटों का, महासागरीय प्लेट, महाद्वीपीय प्लेटों की वजह से यह ज्वालामुखी विस्फोट होता है। इसी प्रकार से ये देखा जाए कि मध्य महाद्वीपीय मेखला के अंतर्गत हमने देखा था हेक्ला पर्वत से लेकर ये भूमध्य महासागरीय क्षेत्र से लेकर ईरान वाले देवबंद और कोय सुल्तान वाली जो आपके मरत ये शांत ज्वालामुखी है, वहाँ से हिमालय पर्वत से म्यांमार में पोपा ज्वालामुखी से लेकर आपके अंडमान निकोबार द्वीप के अंतर्गत बेरन ज्वालामुखी है या नारकोंडम ज्वालामुखी है, वहाँ से लेकर आपके सुमात्रा द्वीप से लेकर फिर अग्निवलय के साथ में सम्मिलित हो जाती है। ये मध्य महाद्वीपीय मेखला है और एक अफ्रीकन वाले भाग क्षेत्र के अंतर्गत आती है, दरारी नील घाटी के सारे सार आती है। सभी जगह ज्वालामुखी विस्फोट नहीं होता है, लेकिन यहाँ पर तंजानिया वाला क्षेत्र के अंतर्गत आपके ज्वालामुखी किलिमंजारो जिस ज्वालामुखी है तो वहाँ ज्वालामुखी विस्फोट हुआ है। इसके साथ में ये मध्य अटलांटिक वाले क्षेत्र में अपसरी जब प्लेटें दो विपरीत दिशा में चली जाती है तो दरारी मुखी ज्वालामुखी का विस्फोट होता है। अन्य ज्वालामुखी के अंतर्गत देखा था हवाईयन क्षेत्र में मोना लोआ और किलेयू प्रकार की ज्वालामुखी का विस्फोट होता है। इस प्रकार से ज्वालामुखी का वितरण के बारे में हम डिटेल से समझ सकते हैं। और अब हम बात करने वाले हैं, कुछ पॉइंट्स रह गए हैं जिसके बारे में बात करेंगे, जिसके अंतर्गत आपका आता है, एक आता है, दो वर्ड आते हैं कि एक वर्ड होता है आपका ग्रेसर, ग्रेसर या कहीं पर गीजर लिखा आता है। गीजर क्या होता है? इसके साथ में ही ज्वालामुखी के साथ में एक वर्ड आता है धुआंरे, धुआंरे, और एक वर्ड आता है सॉल्प तारा। क्या आता है? सॉल्प तारा। देखिए तीनों में क्या डिफरेंस होता है और क्या। ग्रेसर का मतलब होता है जब ज्वालामुखी विस्फोट के साथ में जब गर्म जल के सोते के रूप में होता है, गर्म जल प्लस वाष्प के रूप में क्या हो जाए, वाष्प का उद्गमन होता है ग्रेसर के रूप में। जब ज्वालामुखी विस्फोट होता है, गर्म विस्फोट के ज्वालामुखी का उद्गमन रुक जाता है, लेकिन ज्वालामुखी के जो मुख होता है, ज्वालामुखी के छिद्र होता है, वहां से ज्वालामुखी गर्म स्रोतों के रूप में धारा प्रवाहित होती है, तो उसे ग्रेसर बोला जाता है, ग्रेजर या गीजर बोला जाता है। गर्म जल धाराओं का कुछ माध्यम बन जाए, स्रोत बन जाए, उसे क्या बोला जाता है? ग्रेसर बोला जाता है। इसी प्रकार से धुआंरे क्या होता है? जब ज्वालामुखी विस्फोट होता है तो आकाश में कंटिन्यू में राख या धूल का उद्गमन होता है। गर्म जल के साथ में जल भी होता है, जल और वाष्प के साथ में क्या होता है? धूल का विस्फोट होता है, भयंकर रूप से आकाश में छा जाता है, उसे धुआंरा बोला जाता है। क्या बोला जाता है? धुआंरा बोला जाता है। तो यहाँ इसका एग्जाम्पल आपको मिल जाएगा अलास्का के अंतर्गत, उत्तरी अमेरिका के पास में अलास्का। 10 शस्त्र 10,000 फ्लूमर्स, इसे फ्लूमर्स बोलते हैं। 10 सहस्त्र धुआंरे इसका एग्जाम्पल के रूप में देखा जाता है इसको। ठीक है, गर्म जल स्रोतों के रूप में आप देखेंगे तो आपको जैसे किलिमंजारो के अंतर्गत भी इसका एग्जाम्पल्स मिलते हैं कि एक सेकंड के लिए मैं देख लेता हूँ एग्जैक्ट आंसर क्या हो सकता है इसका। गीजर का एग्जाम्पल के तौर पर यदि बात की जाए, गीजर के एग्जाम्पल के तौर पर देखा था येलोस्टोन पार्क नेशनल पार्क, अमेरिका, उत्तरी अमेरिका के अंदर पाया जाता है। येलोस्टोन पार्क आइसलैंड में पाया जाता है। येलोस्टोन पार्क बहुत फेमस, येलोस्टोन पार्क के अंतर्गत जो है येलोस्टोन पार्क उत्तरी अमेरिका जो है भाग ग्रेसर या गीजर रूप में पाया जाता है। येलोस्टोन पार्क ये ऐसा एग्जाम्पल है, गर्म स्रोतों का ग्रेजर का रूप में भी इसका एग्जाम्पल है। और
आइसलैंड जो न्यूजीलैंड में भी पाया जाता है, ग्लेशियर जिसे अजोर्स कह सकते हैं। इसके साथ धुआंरों का एग्जाम्पल दिया जाए तो धुआंरों का एग्जाम्पल दशस्तर घाटी जो लास्क के अंदर कटमई ज्वालामुखी के पास में पाई जाती है, ये बात हो गई। और सॉल्व तारा जो होता है जो गर्म जल स्रोत के साथ में, गर्म जल स्रोत के साथ में यदि गंधक का यदि आपका सल्फर जिससे बोलते हैं गंधक या सल्फर का क्या हो जाए उद्गम होता है, तो उद्गम होने की प्रक्रिया के अंदर उसे सॉल्व तारा बोला जाता है। ये चर्म रोग के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है, गंधक का उपयोग होता है चर्म रोगों के रूप में। तो कई बार ऐसे धारणा रहती है कि इस गर्म जल सब स्रोतों के साथ में ना लिया जाए तो चर्म रोग या जैसे कोढ़ का रोग है दूर हो जाता है, कई बार आप देखते हैं ऐसे, तो वो सॉल्व तारा होता है। गर्म जल के साथ में गंधक का यदि उसका उद्गमन हो तो उसे सॉल्व तारा बोला जाता है। इसे चर्म रोग के रूप में चर्म रोग निदान के रूप में भी देखा जाता है, चर्म रोग निदान के रूप में इन चरणों को देखा जाता है सॉल्व तारा के रूप में। और सॉल्व तारा का यदि एग्जाम्पल दो, दशस्तर घाटी, ये इसका सॉल्व तारा का भी एग्जाम्पल है। इसी प्रकार से न्यूजीलैंड के अंतर्गत वाइट टापू द्वारा है, और को सुल्तान भी, ईरान के अंदर जो को सुल्तान जो आपने देखा है, को सुल्तान जो शांत ज्वालामुखी है वहाँ पर गंधक का जल स्रोतों के साथ में उद्गमन होता है, वो सॉल्व तारा का भी एग्जाम्पल है, ये ईरान के अंतर्गत। और वाइट टापू द्वारा ये किसका एग्जाम्पल है? ये भी न्यूजीलैंड के अंदर पाया जाता है। ये भी आपका किसका एग्जाम्पल है? ये भी आपका एग्जाम्पल है, सॉल्व तारा का एग्जाम्पल है। तो इसी के साथ में ज्वालामुखी वाला टॉपिक आपका पूरा कंप्लीट हो जाता है। सॉल्व तारा के बारे में हमने पढ़ा। सॉल्व तारा मतलब जिसमें गंधक सल्फर की मात्रा हो जल के स्रोतों के साथ में सॉल्व तारा कहा जाता है। राख और जल स्रोतों के साथ में राख और धूल के उद्गम होता हो, काला बादल छा जाए, उसे धुआंरा बोला जाता है। 10 शस्त्र धुआंरे कहा जाता है। यदि ग्लेशियर येलोस्टोन पारा का एग्जाम्पल है, गर्म जल और वाष्प का उद्गमन होता है तो उसे क्या बोला जाता है? ग्लेशियर या गीजर बोला जाता है। इसके साथ में हमने बहुत डिटेल से मानचित्र के साथ में पढ़ा है कि विश्व की ज्वालामुखी का वितरण कहाँ कहाँ पाया जाता है। हमने 4 भागों में पढ़ा है। परिप्रशांत मेखला के बारे में पढ़ा है, मध्य अटलांटिक बारे में पढ़ा है, मध्य महाद्वीपीय मेखला के बारे में पढ़ा है, और अन्य क्षेत्रों के अंतर्गत हॉट स्पॉट के रूप में हवाईयन क्षेत्र को अंतर्गत भी हमने ज्वालामुखी का विश्व वितरण को देखा है बहुत डिटेल्स में। और आपके ज्वालामुखी वितरण 4 भागों में बांटा था। इसके साथ में हमने ज्वालामुखी विस्फोट के कारण प्लेट विवर्तन के सिद्धांत और हॉट स्पॉट के रूप में बताया था। और ज्वालामुखी प्लेट विवर्तन के सिद्धांत के रूप में परिप्रशांत मेखला आप देख रहे हो, यहाँ पर प्लेटों का आपका अभिसरण हो रहा है, जैसे नाजका प्लेट, अमेरिकन प्लेट, कोकस प्लेट और आपकी जॉन डी फुका प्लेट, इसके बाद यूरेशियन प्लेट और प्रशांत प्लेट के रूप में, या कैरोलिन प्लेट के रूप में, या जावा प्लेट के रूप में, छोटी छोटी प्लेटें स्कोरी प्लेट रूप में ये जब अभिसरण करती है, इधर ये आपकी अपसरण के रूप में देखा जाए तो ये प्लेटें अमेरिकन प्लेट और उत्तरी अफ्रीकन प्लेट है, यूरेशियन प्लेट उस तरफ जा रही है, दक्षिण अमेरिका प्लेट इस तरफ और अफ्रीकन प्लेट इस तरफ जा रही है, तो ये अपसरण हो रहा है। तो प्लेटों के कारण ही ज्वालामुखी का विस्फोट हो रहा है। और इसी के साथ यूरेशियन प्लेट और अफ्रीकन प्लेट आपस में मिल रही है, तो यहाँ प्लेट हो रहा है, यहाँ इंडियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट आपस में मिल रही है। यहाँ पर आप देख रहे हो ऑस्ट्रेलियन प्लेट और इसके साथ में जो छोटी छोटी प्लेटें लगी हुई है, उन प्लेटों का अभिसरण होने की वजह से ही ज्वालामुखी विस्फोट या अपसरण होने के साथ में दरारी ज्वालामुखी का विस्फोट हो रहा है। तो ज्वालामुखी के कारणों को भी हमने पढ़ लिया था, इसलिए क्योंकि प्लेट विवर्तन के सिद्धांत पढ़ा था, हम डिटेल में पढ़ा था, इसलिए थोड़ा सा शॉर्ट फॉर्म में हमने इसको बताया है। इसके साथ में ही हमने पूरे स्वरूप के अंतर्गत 360 डिग्री एनालिसिस के साथ में हमने ज्वालामुखी वाले टॉपिक्स को पढ़ा है, बहुत सारे एग्जाम्पल के साथ में पढ़ा है। हमने बहुत सारे एग्जाम्पल सक्रिय ज्वालामुखी के रूप में, कोटोपेक्सी के रूप में, एटना ज्वालामुखी क्या है, एकांगुआ ज्वालामुखी क्या है, या पोपा या ईरान के अंतर्गत ज्वालामुखी पाई जाती है, फ्यूजियामा ज्वालामुखी के बारे में बहुत सारे एग्जाम्पल्स को देखा है। और जैसे मोनोलोवा है, किलेवी ज्वालामुखी है, तो जो स्ट्रोम्बोली ज्वालामुखी है, विसुविस ज्वालामुखी है। तो इन एग्जाम्पल्स के माध्यम से कई बार क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जाता है, उन क्वेश्चनों के बारे में हम उसको इस क्लास से सॉल्व कर सकते हैं। इसके साथ में ही हमने ज्वालामुखी पृष्ठभूमि परिचय के बारे में अच्छे से समझा, ज्वालामुखी से उद्गम पदार्थ कौन कौन से होते हैं, इसमें से बहुत अच्छे से क्वेश्चन आते हैं। पायरोक्लास्ट है, या फिर बम्ब है, लेपिली है, स्कोरिया है, प्यूमाइस है, सिंडर है, क्या क्या वर्ड जो एग्जाम में आने के चांसेस रहते हैं, उस सब के बारे में डिटेल्स में पढ़ा है। आवर्ती के बारे में, सक्रिय ज्वालामुखी, प्रसुप्त और शांत ज्वालामुखी के बारे में पढ़ा है। एग्जाम्पल के तौर पर सक्रिय ज्वालामुखी कौन सी है, प्रसुप्त ज्वालामुखी कौन कौन सी है, और कौन से एग्जाम्पल कौन कौन से है, उसके बारे में डिटेल्स में हमने पढ़ा है। उद्गम
की प्रकृति के आधार पर केंद्रीय ज्वालामुखी और इसके बारे में हवाईयान, स्ट्रोम्बोली, विसुवियस, इसके बारे में पढ़ा है। इसके साथ में ही हमने ज्वालामुखी के कारण को समझा, प्लेट विवर्तन के कारण जो महत्वपूर्ण कारण है उसके बारे में, हॉट स्पॉट के बारे में पढ़ा। ज्वालामुखी से निर्मित स्थलाकृतियां कौन कौन सी निर्मित होती है, वहां से भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनते हैं, तो वहां पर भी हमने पढ़ा है। अंतर्जात स्थलाकृतियां, बहिर्जात स्थलाकृतियां। हालांकि लगभग हमेशा मेरी क्लास होती है, आधी क्लास रिवीजन फॉर्म में ही होती है, क्योंकि हमने पूरा जो भी टॉपिक पढ़ रहे हैं पूरा डिटेल से पढ़ रहे हैं, जो आगे कंटिन्यू अगली क्लास के लिए हमारे क्या करती है, समझने में बहुत सारी मदद करती है। एक दूसरे सभी टॉपिक एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं, इसीलिए ज्वालामुखी आप कंटिन्यू यदि क्लास लेते हो, कोई भी क्लास लेते हो, कंटिन्यू फॉर्म में ले रहे हो, तो आपको पढ़ने में बहुत ईजी हो जाता है। और नेक्स्ट हमने ये भी पढ़ लिया था कि ज्वालामुखी विश्व वितरण कहाँ है, मानचित्र सहित पढ़ लिया था। सॉल्व तारा, ग्रेसर, गिजर क्या होता है, दुआरे क्या होता है, डिटेल्स में पूरी कंप्लीट क्लास 2 क्लास के रूप में हमने अध्ययन किया है। निश्चित रूप से आपको ज्वालामुखी टॉपिक्स के अंतर्गत कितने भी कोई भी एग्जाम में कैसा भी क्वेश्चन आता है, उस एग्जाम को क्वेश्चन करने के लिए आप समर्थशाली हो चुके होंगे, इतना मेरा विश्वास है। और इस क्लास के बाहर आप 95% क्वेश्चन कोई भी एग्जाम में आ जाए तो यहीं से आने वाला है। कोई एक आधा कोई क्वेश्चन बाहर आ जाए तो कुछ एग्जाम्पल के रूप में आ सकता है, क्योंकि ज्वालामुखी विस्फोट लगभग 800 प्रकार, 800 मतलब ज्वालामुखी विस्फोट हो रहा है। कोई नाम को लेकर कुछ पूछ ले तो वो कहीं कंफ्यूजन हो जाए, बाकी कंसेप्ट को लेकर आपका कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। यदि ये क्लास अच्छे से समझ लिया तो आपका ज्वालामुखी टॉपिक पूरा कवरअप हो जाता है। फर्स्ट ग्रेड के हिसाब से भी, आरएस मेंस के हिसाब से, आईएएस प्री, आईएएस मेंस के हिसाब से, या फिर सेकंड ग्रेड रीट वगैरह की तैयारी कर रहे हो, या कोई भी कंपटीशन की एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो ये क्लास आपके लिए मोर देन सफिशिएंट होने वाली है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।